नमस्कार दोस्तों, आज हम 10वीं कक्षा का बहुत ही आकर्षक ऐसा पाठ अध्ययन करने वाले हैं जो सबको मनपसंद है या सभी छात्रों को अच्छा लगता है, जो कि यात्रा वर्णन है। गोवा जैसे मैंने देखा, विनय शर्मा द्वारा लिखित ये पाठ है। प्रस्तुत पाठ में अगर जानने से पहले हम गोवा इस शब्द की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। महाभारत से लेकर बहुत सारे प्राचीन ग्रंथों में हमें गोवा के अलग अलग नाम दिखाई देते हैं, जैसे कि गोपराष्ट्र है, गोवापुरी है। ऐसे अलग अलग नामों से बनता अंत में वो गोवा बना है। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा जी ने सुंदर यात्रा वर्णन यहाँ पर लिखा हुआ है। उनके जीवन परिचय या साहित्य परिचय को देखते हैं। कविता संग्रह, निबंध संग्रह, शोध प्रबंध, शोध विज्ञान, संस्मरण, आलोचना, ऐसे बहुत सारे साहित्य को उन्होंने लिखा है। उनका जन्म कारबेल कस्बे में 1905 में हुआ है। उनकी पूरी शिक्षा मध्य प्रदेश में होती हुई नज़र आती है और 1940 में सिटी कॉलेज नागपुर में वो प्राध्यापक का रूप नियुक्त हो गए थे। वहाँ पर उन्होंने अध्यापन का भी काम किया है। उन्होंने पीएचडी भी हासिल की है। तो एक सशक्त साहित्यकार हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। गोवा के बारे में और जानकारी जानेंगे तो वहाँ की भाषा कोंकणी है। भारत से सबसे छोटा जनसंख्या वाला ये चौथा राज्य है। इसी के साथ साथ 19 सितंबर 1961 में ये भारत प्रशासन को सौंपा गया और वहाँ से भारत से जुड़ने के बाद इसकी भारत देश में गणना होने लगी। उसके पहले पुर्तगाल वहाँ पर रहते थे। भारत की प्राकृतिक हवा को देखकर मन तरंगित हो उठता है। लेखक कहते हैं कि वहाँ की हवा, जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद वहाँ पर खींचे चले आते हैं। कोने कोने से यहाँ पर लोग आते रहते हैं। लेखक भी अपने इंदौर से और उनके साड़ू खंडवा से, जो उत्तर प्रदेश से दोनों आते हैं। लगभग 23 नवंबर उन्होंने सफ़र शुरू किया। 23 नवंबर को दिन गोवा एक्सप्रेस से वो मडगांव में आ गए और वहाँ के आबोहवा और उजस के वातावरण को, माहौल को सुबह सुबह वो पहुँचे थे। वहाँ के हवा को उन्होंने महसूस किया तो बड़ा ही मन प्रसन्न हो गया। वहाँ की शीतल हवा के झोंकों ने उनको सारी थकान वहाँ पर मिटाई दी गई है। और उन्होंने एक टैक्सी वाले को बुलाया। वहाँ जैसे यह टैक्सी को उन्होंने आवाज़ दी, वो चले आई। वहाँ से उन्होंने सफ़र शुरू किया, जो कि उन्होंने निश्चित किए हुए जगह पर उनको जाना था। सोचने लगे थे कि पर्यटन का भी एक अलग सा आनंद होता है। जीवन की कई सारी समस्याओं से हम जूझ रहे होते हैं और पर्यटन उससे हमें निजात दिलाता है। मन को तरोताज़ा करता है, शरीर की सारी थकान को हमें दूर करता है। एक आराम सा महसूस होता है, विश्राम मिलता है। वहाँ की ठंडक हवा ने तो उनको पहले से ही प्रभावित और आकर्षित कर दिया था। और इसी कारण लेखक कहते हैं कि समस्या या मन को तनाव दूर करना है तो हमें सफ़र करना आवश्यक है। वो मडगांव 5 किलोमीटर दूर एक बेनालियम कस्बे में एक रिसोर्ट में जाकर पहुंची। वहाँ पर स्वीट में जाकर उन्होंने थोड़ा सा कमरे में जाकर का बदल किया और वो वहाँ से अपने सफ़र के लिए तैयार हो गए। लेखक कहते हैं कि गोवा के 2 राज्य हमें दिखाई देते हैं, जो कि दक्षिण गोवा और उत्तर गोवा। और इसकी राजधानी जो है कि पणजी है, जो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। और 2 राज्यों में बटाव होने के कारण ओल्ड गोवा और न्यू गोवा ऐसे भी कहा जाता है। ओल्ड गोवा में प्राचीन या पुराने बातें हमको देखने को मिलते हैं। जो मांडवी नदी के स्थित ये जो गोवा है, समुद्र किनारे में रहकर भी इस नदी के मीठे पानी के कारण गोवा का जनजीवन चलता हुआ हमें नज़र आता है। समुद्र इलाका होने के बाद भी मौसम प्रायः उमस तथा हवा में नमी हमेशा दिखाई देती है। शरीर चिपचिपा रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि वहाँ की क्षेत्र में हरितनुमा और बहुत सारी धूप तीखी होते हुए भी वहाँ पर मुंबई जैसा माहौल हमें नज़र नहीं आता है। यूँ घूमना में सबसे फिरना सफ़ेद रेतीले और महंगे होटलों के कारण ये ज़्यादा परिचित होता है। यहाँ की संस्कृति हमें थोड़ा सा अलग नज़र आती है, जीवन शैली अलग नज़र आती है। और यहाँ के बारे में अगर लेखक आगे बताते कि मैं पहले बेनालियम बीच में चला गया। वहाँ पर उन्हें खूबसूरत शांत जगह देखने को मिली। सारी थकान वहाँ से मिट गई। गर्मी के बाद शाम को जब बीच पर वो घूमने के लिए निकल पड़े तो वहाँ का माहौल ही उनको अचानक से नज़र आता। अरब सागर को देखने को उत्साह बढ़ता ही जा रहा था उनका। और अचानक से लहरों की आवाज़ सुनाई देती थी। किसी रणभेदी की तरह वो आवाज़ें उनको सुनाई देती थी।
रेत पर तेज़ी से दौड़ना भी इतना आसान नहीं था। पैर धंस जाते थे, एक पैर धंसता था तो दूसरा निकल पड़ता था। वहाँ पर और एक सुंदर बात थी कि वहाँ पर बच्चे बड़े ही सुंदर ऐसे रेतीले मकान बना रहे थे और लहरें आती थी उनको तोड़ देती थी। फिर वो बच्चे मकान बनाने के लिए जुड़ जाते थे। ये सारी बातें देखकर लेखक को महसूस हो रहा था कि आशावाद हो तो कोई भी काम असंभव नहीं है, इसलिए जीवन में हमें आशावाद रहना चाहिए। ऐसे यहाँ पर कवि हमको समझाना चाहते हैं। यहाँ एक मज़ेदार दृश्य और भी उनको देखने को मिला। लहरों की आवाज़ के साथ साथ पंछियों की, टीटियों की आवाज़ भी उनके कानों पर आ रहे थे। ये पंछी उड़ते थे, लहरों से आई हुई मछलियों को खाते थे और उनको खाने के लिए पीछे उनके कुत्ते दौड़ते थे। बड़ा ही ऐसा अलग सा माहौल उनको दिखाई देता था। इन पर झपट पर पड़ते थे, लेकिन कुत्तों के हाथ ये पंछी नहीं रखते थे। ये दृश्य सैलानियों के लिए अच्छा मनोरंजन का था। जैसे ही गोवा में शाम होती नज़र आती है तो समुद्र में विदा ले रही चंद्रमा चांदनी में नहाकर समुद्र को नया चेहरा नज़र आने लगा। ऐसा लेखक यहाँ पर कहते हैं। अब समुद्र साया और भयावह भी उनको दिखने लगा था। सूरज डूबने लगा था, शाम होने लगी थी और सारा प्राकृतिक वर्णन बदलता हुआ या दृश्य बदलता हुआ हमें नज़र आ रहा था। अगले दिन लेखक जब उठे तो और दूसरे दिन उन्होंने घूमने की योजना बनाई। वहाँ पर घूमने के लिए, यात्रियों के लिए बाइक होती है, गाड़ियाँ होती हैं। वहाँ पर हम किराए से गाड़ियाँ लेकर आराम से घूम सकते थे, लेकिन लेखक ने वैसे नहीं किया क्योंकि बच्चों को बाइक पर से लेकर घूमना उनको मुनासिब नहीं लगा, इसलिए वो आगे बढ़े। वो आके कहते कि सी फूड ही अधिकतर वहाँ पर खाने को मिलता है। शाकाहारी पर्यटकों को तो सुसंवाद भोजन मिलना समस्या जैसी है। 2-4 होना पड़ता था, यानी कि बहुत घूमना पड़ता था, कहीं भी मिले ऐसे संभावना नहीं है। लेकिन सी फूड आराम से खाने को वहाँ पर मिलता था। वहाँ की भोजन की वही खासियत है, या वहाँ के लोग अधिकतर ऐसा ही भोजन खाते हैं। लेकिन हमारे लिए मुश्किल हो गया था कि हम अच्छा खाना कैसे खाएं। लेखक को पहले से ही मालूम होने के कारण उन्होंने अलग से इंतज़ाम बना दिया था। अपने रिसोर्ट में जाकर वो भोजन बनाते थे और खाना वो खाते रहते थे। लेखक कहते हैं कि मनपसंद खाना चाहिए तो स्वयं का सामग्री लेकर वहाँ पर जाना आवश्यक है, अन्यथा वही जो मिले वो अच्छी तरह से हमको हजम करना चाहिए। आगे वो अंजुना बीच के बारे में बताते हैं। सचमुच में अंजुना बीच नीले पानी वाला है, पथरीला है, बहुत ही खूबसूरत है। इसकी एक और लंबी सी पहाड़ी है जहाँ से बीच का मनोरम दृश्य दिखाया जा सकता है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है। पानी ने काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं, जिससे ये पत्थर कमज़ोर भी हो गए हैं। साथ ही समुद्र के काफ़ी पीछे हट जाने के कई पत्थरों के बीच में पानी भर गया, हमें ऐसे नज़र आता है। दूसरा है कि बेनालेम बीच, दोनों बीचों में लेखक यहाँ पर तुलना करते हैं कि बेनालेम बीच रेतीला तथा उतला है, मछुआरों की पहली पसंद है। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती है, लेकिन मज़े की बात यह कि इतनी सारी मछलियाँ स्थानीय बाज़ारों में ही बेची जाती है, निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा नीला पानी वाला है। यह बॉलीवुड की पहली पसंद है। यहाँ कई हिट फिल्में होते हुए हमें नज़र आती है। अभी हाल ही में जो आपके परिचित पिक्चर अगर बता दी जाए तो सिंघम है। उसके भी पहले बहुत सारे पिक्चर वहाँ पर चित्रित होते हुए हमें नज़र आते हैं। पुराने पिक्चर देखे थे एक दूजे के लिए, तो वहाँ पर पूरी फिल्म बनी हुई थी। उसके बाद बहुत सारे ऐसे फिल्म हैं कि जो वहाँ पर चित्रित थी। फिल्मी दुनिया के लिए गोवा यह आकर्षण का स्थान है। वहाँ पर समुद्र तट पर बहुत सारी फिल्मों को बनते हुए हमें देखा है। घूम फिर कर शाम को जब लेखक कलिंगुड बीच पहुँचे तो वहाँ पर काफ़ी रेतीला तथा सबसे लंबा ऐसा बीच उनको नज़र आया। पर्यटक बड़ी संख्या में वहाँ पर दिखाई दिए, क्योंकि स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र भी वहाँ पर होता हुआ नज़र आता है। कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स भी होते हुए वहाँ पर नज़र आए। लंबा और उतला न होने के कारण वहाँ पर पर्यटक अधिक वहाँ पर आते हैं। वाटर स्पोर्ट्स भी वहाँ पर अधिक पैमाने पर होते हुए हमें नज़र आते हैं। हैरतगंज जिनको देखकर हमको आनंद महसूस होता है। ऐसे रुचि के अनुसार वहाँ पर हमें बहुत सारी बातें देखने को मिलती है। लेखक ने भी अपनी पत्नी के साथ एक ऊंची उड़ान वहाँ पर भरी थी। भले ही भयावह और दूर दूर तक पानी ही पानी उनको नज़र आता। तेज़ हवा और रस्सियों से हवा में लटकने का उनको अलग से आनंद आ रहा था। दोनों भी डरे हुए थे, फिर भी खुश हो रहे थे कि एक अलग अनुभव उनको हो रहा है। आगे लेखक कहते कि
4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक दिनचर्या सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूमते फिरते थक कर शाम तक को रिसॉर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरने के लिए चला जाना। कोलवा बीच में भी हमने बोटिंग की, लेखक ऐसे बताते हैं। यहाँ हमने लेखक कहते हैं कि वहाँ पर उन्होंने डॉल्फिन को भी देखा। लेखक आगे वहाँ की सांस्कृतिक बाधा और त्यौहार उत्सव के बारे में बताना चाहते हैं कि वो कहते हैं कि नवरात्रि और दशहरा पर्व देखने को उनको मिलने का सौभाग्य मिला। उत्तर भारत में जिस प्रकार से ये मनाया जाता है उससे थोड़ा सा अलग यहाँ पर मनाया जाता है और यहाँ पर लड़कियाँ लोग गरबा खेलती है। लेकिन यह एक बात है कि रावण के पुतले को कभी जलाया नहीं जाता है। सुबह से लोग अपने अपने वाहनों की सफाई करते हैं, पूजा करते हैं। शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर ले जाई जाती है। इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देखकर बधाई देते हैं। सबकी अपनी अपनी संस्कृति वहाँ पर नज़र आती है। बहुत सारे प्राचीन मंदिर और वहाँ की वास्तुशिला भी हमें वहाँ पर नज़र आती है, जिसकी वजह से हमें एक वहाँ पर अलग अलग संस्कृति का उदय हुआ है ऐसा भी अनुभव होता है। इतने कम दिनों में गोवा लेकिन नहीं घूमा, लेकिन पश्चिम फैशन और सभ्यता की रचा बसा होने के बावजूद भी ये भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए पर्यटक के फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग रंग कर चले जाते हो, लेकिन स्थानीय लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा उंगली तब अभी तक आते नहीं दिखाई देते हैं। लेखक ने एक 3-4 दिन में सफ़र किया, हर एक जगह का उन्होंने सुंदर ऐसा वर्णन किया है। गोवा में लगभग 40 के ऊपर बीच है, लेकिन एक 7-8 बीच ही ऐसे हैं कि जहाँ पर हम घूम फिर सकते हैं, जैसे कि अंजुना है, कोलिंगुड है। तो बड़ा ही सुंदर ऐसा उनका अनुभव है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये पसंद आया हो।